हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पैशन में। जैसा कि मेरे इस चैनल को बनाने का जो एकमात्र उद्देश्य था प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी करवाना है, तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने पैटर्न में देखा कि जो शिक्षण अभिरुचि से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आने वाला पहला टॉपिक, जिसे क्या कहते हैं, राधा कृष्ण आयोग कहते हैं। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। कौन सा आयोग? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि उच्च शिक्षा पर बना यह पहला शिक्षा आयोग है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना था। ठीक है, 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि देश की जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है उसकी पुनर्रचना की जाए, ताकि वो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो। इसके साथ ही वो वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानव शक्ति का विकास भी सुनिश्चित करे। इसलिए भारत सरकार ने नवंबर 1948 में नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की जो अवस्था थी उस पर रिपोर्ट देने के लिए इस आयोग को नियुक्त किया, और यह आयोग जो है वह 4 नवंबर 1948 को नियुक्त हुआ। ठीक है, कितने को? 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष होने के कारण ही इस आयोग का जो नाम पड़ा वो राधाकृष्ण आयोग पड़ा। अध्यक्ष कौन है इसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम अक्सर देखते हैं कि नाम के आधार पर ही कई चीज़ों के नाम रखे जाते हैं। जैसे किसी के नाम से कोई चीज़ शुरू की जाती तो उसका नाम पहले आ ही जाता है। तो इसलिए राधाकृष्ण आयोग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे इसके अध्यक्ष थे। फाइन, आइए एक फ्लो चार्ट एंड प्रदर्शन चार्ट के माध्यम से मैं आपको इस आयोग के बारे में जानकारी दूंगी। इस प्रदर्शन चार्ट के माध्यम से हम कम 15 से 17 MCQs कवर करेंगे। और किसी भी टॉपिक को जब हम किससे करते हैं, कोई भी टॉपिक, चाहे कोई भी टॉपिक ले लो, हमें बहुत सारे टॉपिक बहुत टफ लगते हैं, लेकिन अगर हम उसे क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट या प्रदर्शन चार्ट के माध्यम से एक माइंड मैप बनाकर उसे पढ़ते हैं, तो उससे चीज़ों को रिकॉल करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है और हम कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। और इससे क्या होगा, ऐसे ही इसीलिए आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है। इससे आप 15 से 17 MCQs तो कवर करेंगे और साथ ही साथ आप लंबे समय के लिए इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जो राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इस आयोग का गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सचिव हैं इसके निर्मल कुमार सिद्धांत। और इस आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। और शिक्षण कार्य जो था इसमें सप्ताह में इस आयोग के अनुसार 18 घंटे मिनिमम होना ही चाहिए। शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु कितनी थी? 60 से बढ़ाकर इस आयोग ने 64 वर्ष कर दी थी। और परीक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए श्रेणियों को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहली श्रेणी जो 70%, सेकंड जो थी वो 55% और थर्ड जो थी वो 40% थी। फाइन, तो इस तरीके से आयोग ने, वैसे हम नॉर्मली जब देखते हैं तो फर्स्ट श्रेणी 60%, सेकंड 45 और थर्ड 33 मानते हैं, लेकिन आयोग ने परीक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इसके परसेंटेज को बढ़ा दिया। इसके बाद जो शिक्षा थी, आयोग के अनुसार शिक्षा के 3 स्तर होने चाहिए। वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे आपके 3 वर्ष का इसमें स्नातक होगा यानी कि ग्रेजुएशन, और 2 वर्ष का इसमें स्नातकोत्तर होगा, और अनुसंधान यानी कि शोध कार्य जो होगा आपका न्यूनतम 2 वर्ष का होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद आयोग ने जो प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा उसमें कितने पृष्ठ थे? तो 747 पृष्ठ का
जो प्रतिवेदन था उन्होंने भारत सरकार को सौंपा। कार्य दिवसों की संख्या साल में कितनी होगी? 180 दिन। कार्य दिवसों की संख्या 180 दिन होगी। और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो 3000 से अधिक होगी। इसके साथ साथ महाविद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो 1500 से अधिक होगी। सायकालीन शिक्षा का आरंभ भी राधाकृष्ण आयोग के द्वारा ही किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि सायकालीन शिक्षा का आरंभ किस आयोग के सुझाव से हुआ? तो वो हुआ राधाकृष्ण आयोग के सुझाव से। इसके साथ साथ यूजीसी के गठन की सिफारिश भी राधाकृष्ण आयोग के द्वारा ही की गई। इस तरीके से हमने 15 से 17 एमसीक्यूज इस फ्लो चार्ट, इस प्रदर्शन चार्ट के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस आयोग से बनेंगे। तो आप सभी इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरह देख लें ताकि आपको उस समय एकदम से ये चीज़ें रिकॉल हो जाए। आयोग जब बना तो इसमें कुछ जांच के विषय भी रखे गए। तो वो जांच के विषय कुछ इस प्रकार है, चलिए इन्हें समझते हैं। तत्कालीन विश्वविद्यालय का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना। तत्कालीन जो विश्वविद्यालय हैं यानी कि उस समय जो विश्वविद्यालय थे उनमें अध्ययन करना और उनका अध्ययन करने के बाद उनकी समस्याओं का पता लगाना कि क्या क्या समस्याएं इसके अंदर है। ये आयोग की जांच का विषय था। प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना। उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना भी क्या था? आयोग की जांच का विषय था। उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना। उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, किस तरह हम उच्च शिक्षा में शिक्षण स्तर को बढ़ाएंगे, ये भी आयोग की जांच का विषय था। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना। ऐसी कौन सी योजनाएं हम इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू करें जिससे क्या हो, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक क्या हो, लाभ प्राप्त हो। विद्यार्थियों में उपस्थिति अनुशासनहीनता का समाधान खोजना। यदि विद्यार्थी अनुपस्थित है और अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, उसे खोजना और उसका समाधान भी खोजना आयोग की जांच का विषय था। उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना कि उच्च शिक्षा देने वाले जो शिक्षक होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, वेतन कितना होगा, क्या क्या सेवा शर्तें के आधार पर उनका चयन होगा, नियुक्ति होगी। विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम, अवधि और पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना भी आयोग की जांच का विषय था। इस प्रकार ये आयोग के बनने के बाद जांच के विषय रखे गए। अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या लक्ष्य रखे गए, शिक्षण संकाय में क्या क्या रहा, व्यावसायिक शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा, ये सब अब हम देखेंगे कि जब आयोग बना उसमें कुछ जांच के विषय रखे गए जिसमें शिक्षा के लक्ष्य भी आपके रखे गए थे। शिक्षा के लक्ष्य क्या थे, इन्हें हम समझते हैं। शिक्षा के जो लक्ष्य थे, सबसे पहले लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों को किसके लिए प्रशिक्षित करना? लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना आयोग की शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था। आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, विद्यार्थियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करना, ऐसा आयोग की शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था। ऐसी शिक्षा उन्हें प्रदान करना कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हो। वर्तमान एवं अतीत की समझ को विकसित करना, व्यावसायिक तथा पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक तथा पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका मतलब ये है कि शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान कर सके। ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की शिक्षा देना, ऐसा ज्ञान देना, नॉर्मल ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि ऐसा ज्ञान देना कि विद्यार्थी के अंदर जीवन जीने की कला भी विकसित हो। वो किस तरीके से अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकता है, किस प्रकार उसके अंदर जीवन जीने को लेकर नई नई सोच विकसित हो, उसके लिए ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की शिक्षा देना भी आयोग की जांच का विषय था। अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी उसका उत्थान करना, उसका विकास करना, इसके लिए भी आयोग ने महत्वपूर्ण कार्य किए। इस लक्ष्य को सबसे पहले उन्होंने किस में रखा? अपने आयोग ने अपने शिक्षा के लक्ष्य में रखा। इसके बाद बात करते हैं हम शिक्षण संकाय की। तो शिक्षक संकाय में उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से कैसे शिक्षण संकाय होगा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। आयोग के अनुसार शिक्षकों की क्या होगी? 4 श्रेणियाँ होंगी। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? वो प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षण। योग्यता के अनुसार एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति होगी, यानी कि जो प्रमोशन मिलेंगे वो योग्यता के अनुसार मिलेंगे। ठीक है,
जो योग्य होगा वो व्यक्ति क्या मिलेगा, उस शिक्षक को ही पदोन्नति मिलेगी। चारों श्रेणियों के शिक्षकों के लिए उचित वेतन, बेहतर सेवाओं की व्यवस्था करना भी आयोग ने क्या किया था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेसर या फिर पाठक, बल्कि चारों के चार शिक्षकों की जो चार श्रेणियां, चार कैटेगरी इनने बनाई थी, प्रत्येक के लिए उचित वेतन नाम और बेहतर सेवा की व्यवस्था करना भी आयोग ने अपने इसमें बताया था। और शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होगा। जो शिक्षण कार्य होगा शिक्षकों के द्वारा वो सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होगा। शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में एक वर्ष का और संपूर्ण सेवा वर्ष, यानी कि जो संपूर्ण उनकी टीचिंग का जो समय है, जो जितने टाइम के लिए उन्हें अध्यापन करना है, उसमें कम से कम 3 वर्ष का अवकाश उन्हें मिलना चाहिए। सेवा से अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई। जो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, 60 वर्ष में जो रिटायरमेंट होता था उसे बढ़ाकर उन्होंने 64 वर्ष कर दिया। इस प्रकार यह शिक्षण संकाय की इन्होंने क्या की थी, व्यवस्था की थी। अब बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा। तो विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्ण आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को 6 वर्गों में बांटा। शिक्षण शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। आयोग ने क्या किया, व्यावसायिक शिक्षा को 6 वर्गों में बांटा था। अब शिक्षा का जो शिक्षण स्तर है उसे सुधारने के लिए, उसका विकास करने के लिए क्या क्या उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में प्रवेश होना चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी शिक्षार्थी, जो भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में प्रवेश लेगा, उसे इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद ही इन विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। कार्य दिवस एक साल में 180 दिन होगा ही होगा, उसमें परीक्षा के दिन काउंट नहीं होंगे। परीक्षाओं के दिनों को छोड़कर 180 दिन का कार्य होना ज़रूरी है। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं होगी। सायकालीन कक्षा का प्रारंभ, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। सायकालीन शिक्षा का प्रारंभ कौन से आयोग के द्वारा किया गया, कौन सा आयोग की सिफारिश पे हुआ, तो वो हुआ राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पे। परीक्षा के स्तर को उठाने के लिए कि किस तरीके से हम परीक्षा के स्तर को उठा सकते हैं, तो उन्होंने परीक्षा जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी है, उनका परसेंटेज बढ़ा दिया। फर्स्ट जो डिवीज़न है उसे 70%, सेकंड को 55% और थर्ड डिवीज़न 40% में इन्होंने बनाई। इसके बाद बात करते हैं और विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त का। तो उच्च शिक्षा को इन्होंने क्या कर दिया, समवर्ती सूची में स्थिर रखा जाए। इनके अनुसार, राधाकृष्ण आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। यानी कि समवर्ती सूची, आपको पता है कि समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के पास होता है। शिक्षा संबंधी नीतियाँ बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा। जो शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियाँ बनेंगी उसे केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सरकार जो होगी इन्हें राज्यों में लागू करेगी। विश्वविद्यालय में एक रूपता लाने तथा विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए, धन संबंधी जो भी आवश्यकता प्रदान करने के लिए यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। ये राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश में ही क्या हुआ था, यूजीसी की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि यूजीसी की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पे हुई, तो इसका आंसर होगा आपका राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश। अब विश्वविद्यालय की संरचना तथा संगठन, इन्होंने क्या किया था, उच्च शिक्षा को 3 स्तरों में बांट दिया। इंटरमीडिएट के बाद जो शिक्षा, उच्च स्तर की जो शिक्षा है, उन्हें 3 वर्गों में बांटा। एक ग्रेजुएशन, एक पोस्ट ग्रेजुएशन और एक क्या होगा, शोध या पीजी, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएचडी। यानी कि ग्रेजुएशन आपका रहेगा स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर पीजी रहेगा 2 वर्ष और शोध कार्य या पीएचडी रहेगा आपका न्यूनतम 2 वर्ष का। उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियाँ क्या क्या रहेंगी, कला, विज्ञान, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, 3 इन्होंने श्रेणियाँ बना दी। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग क्या होंगे, विभाग होंगे।
कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कंप्लीट होता है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से इसमें पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देख लें, पढ़ लें, समझ लें। तो आप में से किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन वो मुझे पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसी तरीके के अन्य वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।